हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रेस कंडीशन के बारे में। रेस कंडीशन से बारे में क्या है उससे सोच लीजिए। दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस हमेशा एक दूसरे से रेस लगाते हैं, कौन पहले जाएगा और यूज़ करेगा रिसोर्स को। ठीक है, रिसोर्स या क्रिटिकल सेक्शन को पहले कौन यूज़ करेगा, या आपका शेयर्ड वेरिएबल को पहले कौन यूज़ करेगा। तो इन दोनों के बीच हमेशा रेस लगा रहता है और दो से ज़्यादा प्रोसेस कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अभी टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए, उसके बाद रेस कंडीशन के बारे में आप मैं ठीक से समझाऊंगा। तो पहला प्रोसेस होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस किसे कहा जाता है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस उसे कहा जाता है जो प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो सबसे। इंडिपेंडेंट हो सबसे मतलब, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोग का स्कूल, ठीक है, आप लोग का स्कूल में सोच लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो हमेशा अकेला बैठता है, अकेला खाता है, अकेला पढ़ता है, अकेला नोट्स लिखता है। ठीक है, और किसी से बात नहीं करता। और वो हो गया एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस का एग्जांपल। जो बच्चा, अभी सोच लो, हम जैसे बच्चे क्या करते हैं? कोऑपरेटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं। मतलब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक साथ लिखते हैं नोट्स शेयरिंग करते हैं, फिर या बातचीत करते हैं, टिफ़िन टाइम में बैठकर टिफ़िन शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये दो टाइप का प्रोसेस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है? अभी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है, अब मैं तुम्हारा कंप्यूटर टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ। ये वाला प्रोसेस क्या करेगा? ना किसी को अपना डाटा सेंड करेगा, ना डाटा रिसीव करेगा किसी से, ना किसी से कम्युनिकेटिंग करेगा जो मुझे ये वाला चीज़ चाहिए। कंप्यूटर के अंदर सोचिए प्रिंटर चाहिए उसे, तो वो कभी कम्युनिकेटिंग नहीं करेगा कि ये वाला चीज़ मेरे को चाहिए। तो उस टाइप का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, सीधा बात है। मतलब इंडिपेंडेंट प्रोसेस अगर तुम एक लाइन में समझा तो, ना किसी से लेना ना किसी से देना, उस टाइप को प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और आपको एक चीज़ याद रखना है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस किसी प्रोसेस से इफेक्ट नहीं होता है। क्यों इफेक्ट नहीं होगा? अगर आप लोग सोचिए, ठीक है, आप लोग एक स्टूडेंट है आप लोग क्लास में जो किसी से नोट्स नहीं लेता, ना किसी से बात करता है, ना किसी के साथ टिफ़िन शेयरिंग करता है, वो किसी से इफेक्ट होगा? वो खुद का नोट्स खुद बनाएगा, खुद का टिफ़िन खुद खाएगा, बातचीत भी नहीं करता है, तो इफेक्ट हो रहा है किसी से? अपने काम से मतलब है। ठीक है, उस टाइप को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। वो किसी से इफेक्ट नहीं होता है। और सेकंड जो कम्युनिटी प्रोसेस और कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस है, ये इफेक्ट होता है। क्योंकि आप यदि अगर नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा दूसरे से। अगर वो नहीं लिख रहा होगा तो आपको इफेक्ट गिरेगा। तो वही बात है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें वही पॉइंट लिखा है जो मैंने बताया, नो एनी कम्युनिकेशन विथ एनी अदर प्रोसेस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो क्या करेगा? वो किसी से इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं किया है तो उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, और उसमें कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। पर इम्पैक्ट इस प्रोसेस में होने वाला है, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कोऑपरेटिंग वाला प्रोसेस में। इसमें क्या होगा? कैन अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। मैंने बताया था ना, अगर नोट्स नहीं लिखा तो तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारे दोस्त ने अगर भी नहीं लिखा तो तुम दोनों इफेक्ट होने वाले हो। तो वही है, कैन बी अफेक्ट बाय द अदर प्रोसेस, एक दूसरे से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस अफेक्टेड हो रहा है तो उन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कैसा? मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आता। तो एक समझ लो कि एक आप, मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले बताया था, आप हो और आपके दोस्त है, तो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने गए। किसी दिन आपने स्कूल एब्सेंट कर दिया और आपका दोस्त उसमें प्रेजेंट था, तो उसे नोट्स लिखना था, ठीक है, जो टीचर बता रहा था, पर उसने उस दिन नोट्स नहीं लिखा। और आप नेक्स्ट दिन पहुंच गए उसके घर कि तूने नोट्स लिखा या नहीं। ठीक है, तूने नोट्स लिखा या नहीं? उसने बताया नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई कम्युनिकेटिंग नहीं हुआ, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं हुआ। अगर तुम एब्सेंट हो तो उसको नोट्स तो लिखना चाहिए था। सेम वाइस वर्सा उसके लिए भी सेम होता। वो यदि एब्सेंट होता तो तुम अगर प्रेजेंट रहते तुमको नोट्स लिखना था ताकि वो शेयर कर पाए। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत दरकार है। और सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, ये कंडीशन हमेशा ओकर होता रहेगा। ठीक है, और आप
और एक एग्जांपल से सोच सकते हो, ग्राउंड में हो, एक ग्राउंड है, तो आप दोनों ने डिसाइड किया नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम दोनों खेलने जाएंगे। तो पहला वाला तो चला गया ग्राउंड में, तो जाके देखा कि दूसरा वाला नहीं आया। तो दूसरा वाला नहीं आया मतलब तुम दोनों ने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया, मतलब यू डोंट सिंक्रोनाइज विद देयर थॉट्स, बोथ ऑफ देम डोंट सिंक्रोनाइज विद देयर थॉट्स। मतलब तुम उसका सोच को समझ ही नहीं पाए, वो उसने मना किया था तो तुम आए क्यों? ठीक है, उसने मना किया था, उसका थॉट में चल रहा था मना करना, तो तुम आए क्यों? तो उसको बोलना चाहिए था ना। तो ये सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ याद रखना, जब दो प्रोसेस, अभी मैं कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से ये सिंक्रोनाइजेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दो प्रोसेस अगर सिंक्रोनाइजेशन करता है तो उन दोनों के बीच एक कॉमन थिंग होता है। कॉमन थिंग याद रखना, शेयर्ड वेरिएबल में पढ़ाऊँगा। शेयर्ड वेरिएबल के बारे में जब बोलूँगा, जब आपका रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन आएगा तो उसमें मैं बोलूँगा। रेस कंडीशन चल ही रहा है, उसके अंदर ये सब शेयर्ड वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन में भी आएगा। तो याद रखना, दो प्रोसेस या तीन प्रोसेस अगर सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है तो उन दोनों के बीच हमेशा एक कॉमन थिंग होता है। कॉमन थिंग मतलब जैसे आप ग्राउंड में जा रहे हैं, ठीक है, दो लड़के जो ग्राउंड में जाना चाहते थे सुबह, तो उन दोनों के बीच एक कॉमन थिंग क्या था? ग्राउंड था, ठीक है, ग्राउंड था। और मैंने जो बोला था कि नोट्स वाला बात, ठीक है, एक अगर स्कूल नहीं गया है तो और एक बोलेगा नोट्स लिखने के लिए, तो ये नोट्स क्या है? दोनों के बीच एक कॉमन थिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए बोलूँ, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए कोई कॉमन थिंग नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है इसमें, तो कॉमन थिंग कहाँ से होगा? कॉमन थिंग उन दोनों के बीच होगा जो कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, जो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन बनूँ, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं सिंक्रोनाइजेशन मतलब से? सिंक्रोनाइजेशन के मतलब से है दे आर वर्किंग इन सेम रूल्स, मतलब वो लोग सेम नियम से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना, दो स्टूडेंट है, तो एक अगर स्कूल नहीं जाएगा तो और एक को नोट्स लिखना पड़ेगा ताकि वो शेयर कर पाए। तो ये रूल है, ताकि शेयर करने के लिए उनको नोट्स लिखना पड़ेगा किसी एक ने एक को। तो ये रूल है, दिस वर्क ऑन सेम रूल, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब। तो अगर हम इसमें लिखे कि नो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, और इधर में होगा सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब तो मैंने बोला ही था, दे हैव फॉलो द सेम रूल, ठीक है। सेम रूल फॉलो करने से क्या होगा? वो लोग एक पेज में होगा, मतलब इफ़ दे आर फॉलोइंग द सेम रूल देन दे आर इन द सेम पेज, मतलब दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हैं तो दोनों एक ही चीज़ में मतलब लगा रहेंगे, एक ही चीज़ में लगे रहेंगे, नहीं तो उसे सिंक्रोनाइजेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। वही, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा तो डेटा लॉस्ट होने का चांस मैक्सिमम है। अगर दोनों दोस्त मिलके, जैसे इधर नोट्स नहीं लिख रहा था दूसरे ने, तो नोट्स नहीं लिखा तो उसको भी नहीं मिलेगा और पार्टनर को, तो डेटा लॉस्ट हो गया। तो सिंक्रोनाइजेशन याद रखना, हमेशा कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा? तो प्रॉब्लम क्या क्या होने वाला है? प्रॉब्लम ये सब होने वाला है, इनकॉन्सिस्टेंट डाटा रहेगा, लॉस्ट ऑफ डाटा रहेगा, ठीक है, लॉस्ट ऑफ डाटा रहेगा और डेडलॉक में फंस सकता है। इनकॉन्सिस्टेंट डाटा मतलब एक के बाद एक नहीं हो सकता, ठीक है, डाटा एक के बाद एक होना चाहिए था, तो वो नहीं रहेगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए। और डाटा लॉस हो जाएगा मतलब जो डाटा स्टोर करेंगे वो नहीं, डेडलॉक में होगा कि डेडलॉक में फंस जाएगा डाटा, कि इसके आगे ना निकलना है ना आगे जाना है, इससे फंस जाएगा। इसको मैं ठीक से समझा जाऊँगा, बाद में आपको समझ में आएगा जब मैं और आगे बढ़ूँगा। तो इसमें एक बनाया नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का क्या क्या ज़रूरत है। सोच लीजिए ये आप है और आपका स्कूल है और फ्रेंड है और फ्रेंड का कोचिंग है, ठीक है। तो आप अगर स्कूल जाएंगे 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों फ्रेंड कम्युनिकेशन करके जाएंगे कि तुम जा रहे हो या नहीं, तुम जा रहे हो या नहीं, क्योंकि नोट चाहिए होगा। अगर
तुम अगर घर में आ गए, ठीक है, 1 पे से 4 PM, तुम अगर घर में आ गए तो तुम्हारा कोई सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत है? तुम उस समय सोओगे, रेस्ट करोगे, तुम्हारा कुछ दरकार है फ्रेंड के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना, कम्युनिकेटिंग करना ज़रूरी है? नहीं है ना, तो तुम उस समय बैठे रहोगे। तो उसी तरह तुम कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में जाने से क्या होगा, मतलब तुम्हारा फ्रेंड कोचिंग में गया तो कोचिंग में वो अकेला जाता है, तुमको नहीं बताता है, तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किए हो, तो तुम्हारा कोई सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ बस तुम्हें स्कूल में तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन का कम्युनिकेटिंग का ज़रूरत है। क्यों क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उस समय नोट चाहिए होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही तुम अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेटिंग करते हो। जब तुम घर चले जाते हो तो अब तुम दोस्तों के साथ कम्युनिकेटिंग नहीं करते हो, सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते हो, ठीक है। तो इसमें अगर समझ में आया, इन डे टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड, बट इन दी होम एंड दी अदर प्लेस यू नीड नॉट टू कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखते हैं। तो अभी मेन मुद्दा है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रोसेस इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन के तरफ से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरत है कि हर एक इंस्ट्रक्शन हम लोग को जो लिखा हुआ रहेगा कोड में, तो वो सबको कम्युनिकेटिंग करवाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ? ऐसा ज़रूरत है? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमें हर एक प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत नहीं, सॉरी, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, बस क्रिटिकल सेक्शन में ही जब जाने से तभी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो अगर कोई पूछे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ईच इंस्ट्रक्शन डजन इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, वही मुद्दा है, मैंने बोला ना, हर एक इंस्ट्रक्शन तुम्हारा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है। किसी को सिर्फ बस रन करना है, कुछ चीज़ चलाना है, उसको तो प्रिंटर उंटर नहीं चाहिए ना, उसे प्रिंटर चाहिए, उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रोसेस बनाया P1 और P2, और P2 का ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा है, और हमें इस जगह इंस्ट्रक्शन के और इस जगह इंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, उस सब के बारे में हम केयर ही नहीं करते, वी डोंट केयर अबाउट अदर इंस्ट्रक्शन। बस हमें केयर किसके लिए करना है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए और इस इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे इस इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन में पहुँचेगा कंप्यूटर, तो हमें एक दूसरे का कम्युनिकेटिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस सेक्शन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। तो इस क्रिटिकल को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन इसी को ही बोलते हैं। तो ये वाला क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है। इस पार्ट के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत है, कम्युनिकेटिंग का ज़रूरत है। तो मैंने यही लिखा, देखो, द क्रिटिकल सेक्शन इज़ द कोड सेगमेंट वेयर द शेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस, ठीक है। ये शेयर वेरिएबल मतलब आपका कम्युनिकेटिंग चाहिए इसमें, ठीक है, कम्युनिकेटिंग आपका चाहिए, मतलब सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन चाहिए, ये कम्युनिकेटिंग। अगर तुम ये शेयर वेरिएबल पूछोगे, मतलब शेयर वेरिएबल समझ में देखने से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारा कम्युनिकेशन का ज़रूरत। तो अभी रेस कंडीशन, ठीक है, रेस कंडीशन क्या है, ये रेस कंडीशन इज़ ए अनडिजायरेबल सिचुएशन। अनडिजायरेबल मतलब ये हम लोग के लिए बुरा बात है, ठीक है। अनडिजायरेबल सिचुएशन, इट इज़ ऑकर व्हेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए कॉन्करेंट डिपेंड ऑन द सीक्वेंस इन विच द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। तो इस रेस कंडीशन में यही फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा, जो कौन पहले आया, कौन नेक्स्ट में आया, कौन बाद में आया, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, कोई भी एक रेस हो रहा है, ठीक है, तो रेस में है 4 जन है, ठीक है, 4 जन, P1 P2 P3 P4। तो इन चारों में से कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, दूसरे के बाद, वही कौन आखिर में आ रहा है, इसमें वही डिपेंड करता है। तो इसमें यही लिखा है, व्हेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए कॉन्करेंट डिपेंड ऑन द सीक्वेंस इन विच द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। किस सीक्वेंस में प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया फाइनल में।
तो सीक्वेंस ऑफ फिनिशिंग द रेस इज माय रेस कंडीशन, ठीक है। और अभी ऑकर क्यों होता है ये रेस कंडीशन तभी ऑकर होगा इफ़ सिंक्रोनाइजेशन इज़ देयर नॉट देयर, ठीक है। मतलब तुम्हारा प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो दोनों क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक साथ, तो कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये डिसाइड होगा कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग रेस कंडीशन नाम दे देते हैं और इसे हम और एक नाम से बुलाते हैं द लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेस वी इट ऑकर द रेस कंडीशन। तो इसे अभी एग्जांपल से समझो, ठीक है। तो ये मेमोरी के अंदर मैंने ए का वैल्यू 5 स्टोर किया और मैंने प्रोसेस ले लिया P1 और P2, ठीक है। तो अभी मैं कुछ कोड लिखा हूँ, ठीक है। R1 इज इक्वल टू ए, R1 इज इक्वल टू R1+2 और ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा R1 जो कि मेमोरी को बैक कर देगा, ठीक है। सेम उसके बाद क्या करेगा P2 प्रोसेस क्या करेगा R3 इज इक्वल टू ए, R3 इज इक्वल टू R3+5 और ए का वैल्यू जो रिटर्न होगा R3 द्वारा वो रिटर्न कर देगा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सोच लीजिए, तुम्हारा आर का वैल्यू ये पहले रीड क्या करेगा P1 प्रोसेस, वो रीड करेगा आर का वैल्यू 5 मेमोरी से, ठीक है। तो सेम P2 प्रोसेस भी चल रहा है उसके साथ रेस लगा रहा है, इसलिए रेस कंडीशन का बोल रहा हूँ, वही 5 पड़ेगा। फिर क्या करेगा R1 भी चलेगा, R1 क्या करेगा इसको 2 प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा 7। फिर R3 भी चलेगा, R3 क्या करेगा उसे कर देगा 10, ठीक है, 10 कर देगा। तो अभी यही जगह इंपॉर्टेंट है, अभी रेस कंडीशन में क्या होगा फाइनल रिजल्ट इसी पे डिपेंड करेगा कौन आखिर में चलता है। तो ये बात आपको याद रखना है, आखिर में कौन चलेगा वही फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा रेस कंडीशन में, जो पहले चल जाएगा वो नहीं, जो फाइनल चलेगा। सीक्वेंस ऑफ बोला ना, मैंने बोला था ना, सीक्वेंस ऑफ तुम्हारा रिजल्ट, सीक्वेंस इन विच द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, कौन सा सीक्वेंस में प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। अगर सोच लो P1 ने फिनिश किया, ठीक है, इफ़ P1 फिनिश, ठीक है, P1 फिनिश, तो P1 अगर फिनिश करेगा तो क्या होगा, अगर सोच लो P1 अगर फिनिश किया, फिनिश फास्ट, ठीक है, पहले उसने ख़त्म किया, तो क्या होगा P1 ने फिनिश किया तो इसने क्या किया आर का वैल्यू 7 रिटर्न किया, ठीक है। तो आर का वैल्यू पहले क्या था 5 को काट के क्या किया 7, तो 7 ने कंप्लीट किया, तो लास्ट में कौन गया ये वाला गया ना R इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा फिर से रीराइट कर देगा, ओवरराइट कर देगा, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 10। तो हम लोग को 7 तो मिला ही नहीं, हम लोग को 10 मिला, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेस का कंडीशन। रेस का कंडीशन में क्या होता है, जो मतलब सीक्वेंस होता है एग्जीक्यूशन का उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का रिजल्ट। पहले बोलता हूँ वो लिखा हुआ क्या है फाइनल रिजल्ट, देखो फाइनल रिजल्ट ऑफ ए कॉन्करेंट डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट दियर एग्जीक्यूशन। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा जो सीक्वेंस होगा प्रोसेस को चलने वाला वही प्रोसेस को चलने वाला वही सीक्वेंस के हिसाब से फाइनल रिजल्ट डिपेंड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट अगर यदि पकड़ लो P2 ने फिनिश किया, ठीक है, पहले P2 फिनिश फास्ट, ठीक है, P2 ने फास्ट पहले ख़त्म किया, तो क्या होगा ये वाला छोड़ दो, ये वाला अभी भूल जाओ, ठीक है, ये वाला हुआ नहीं अभी इस एग्जांपल में, सोच लो ये वाला ऑकर ही नहीं किया, अभी ये वाला पहले ऑकर कर रहा है, ठीक है, ये वाला कंडीशन पहले अगर ऑकर करेगा P2 अगर फर्स्ट मतलब ख़त्म करेगा फर्स्ट में रनिंग करना, तो P2 क्या करेगा 5 लेगा, रीड करेगा 5 और 10, 5 + 5 कितना 10 हो जाएगा। तो इसने क्या किया रिटर्न किया, का वैल्यू कितना पहले 5 था, अभी इसने क्या किया 10 कर दिया, ठीक है। और लास्ट में कौन आया P1 क्या करेगा P1 ये तो 5 + 2 क्या है 7, तो कितना रिटर्न करेगा 7 रिटर्न करेगा। तो हम लोग को क्या आ रहा है फाइनल रिजल्ट, इधर 10 आ रहा है इधर 7 आ रहा है, जो कि हम लोग के लिए अनडिजायरेबल है, जैसे कि इधर लिखा होता है डिजायरेबल अनडिजायरेबल सिचुएशन। हम लोग को डिजायर नहीं करना था, हम लोग को एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए था, पर इधर हर बार अलग अलग वैल्यू दे रहा है क्योंकि रेस कंडीशन के कारण से। एक बात याद रखना,
बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला अंडरलाइन कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर इस कंडीशन का डिफिनेशन बोलना है तो फाइनल रीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेस कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं कि जहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, ये वाला वर्ड बोलना ही, अगर इसका डिफरेंशियल बोलेगा कि फाइनल रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जिसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये वाला परफेक्ट एग्जांपल हो गया इनकंसिस्टेंट डाटा का। ठीक है, एक बार 10 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है, मेरे को परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। मैं डाटा जो मैंने चाहता था, जो पहले बहुत दिन पहले स्टोर किया था, वो वाला फिर से नया से आ गया 10 या नहीं तो 7 आ गया, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले मैंने 10 देखा था, अभी 7 हो गया, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट ऑफ डाटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट, देखेंगे क्रिटिकल सेक्शंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सॉल्यूशन क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।